तो स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, इससे पहले हम लोग 2 भाग कर चुके हैं, ये तीसरा भाग है दोस्तों। और वो 2 भाग आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न तीसरे भाग का दोस्तों, अब तक यानी कि 566 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच में सभी राजपूत राजवंशों में सबसे पुराना या प्राचीन राजवंश कौन सा है? चौहान राजवंश, सिसोदिया राजवंश, सोलंकी राजवंश या फिर राठौड़ राजवंश। तो दोस्तों सबसे पुराना जो है वो है सिसोदिया यानी कि गुहिल राजवंश। गुहिल वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वो गुहिलादित्य थे। वास्तविक संस्थापक और प्रथम प्रतापी शासक जो थे वो बप्पा रावल थे। एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबे समय तक राज करने वाला जो अपने एक तरीके से धड़ा जो है वो है उदयपुर के जो हैं, यानी कि अपने मेवाड़ के जो शासक हैं वो सबसे लंबे समय तक राज करने वाले रहे थे। ठीक वैसे ही जो है ये सिसोदिया गुहिल शासक, जिनके वास्तविक जो प्रशासक थे शुरुआत में वो थे बप्पा रावल। और जो है इन्होंने जो है 566 से 1947 के बीच में सबसे प्राचीन राजवंश यही है मेवाड़। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा गया दोस्तों? महाराणा प्रताप, राणा हमीर, अजीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जैसे कि मेवाड़ के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पुराने मेवाड़ के हैं शासक और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले भी मेवाड़ के ही हैं। तो मेवाड़ का जो उद्धारक दोस्तों किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप, राणा हमीर, अजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ का उद्धारक दोस्तों राणा हमीर को कहा जाता है। राणा हमीर को मेवाड़ के गोइलों की सिसोदिया शाखा का संस्थापक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राजपूत राजवंश को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता था? मारवाड़, मेवाड़, मेवात या शेखावटी। तो वो कौन से राजपूत राजवंश थे जिनको हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता था? वो थे दोस्तों मेवाड़ राजवंश, जिनको हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा हमीर, राव चूड़ा, राणा सांगा या फिर कुंवर उदय सिंह। तो मेवाड़ के जो भीष्म पितामह कहलाते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं राव चूड़ा। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के समय उदयपुर में जावर स्थित खदान से सीसा और चांदी की प्राप्ति हुई थी? राणा लाखा, राणा हमीर, राणा मोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो थे दोस्तों राणा लाखा, जिनके समय जो है सीसा और चांदी की प्राप्ति हुई थी उदयपुर की जावर की खदान से। और जावर की खदान काफ़ी फेमस है, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चांदी, सीसा और जस्ता के लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक के काल को कला और वास्तुशास्त्र का स्वर्ण युग कहा जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन से शासक थे जिनके शासनकाल में कला और वास्तुशास्त्र का बहुत विकास हुआ था, इसलिए स्वर्ण युग कहलाया? तो वो थे महाराणा कुंभा। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता भी कहा जाता है। कुंभा द्वारा आचार्य सोमदेव को कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। तो उनके दरबार में जो है ये जो अपने कला और संस्कृति जो है दोस्तों इनका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। रमाबाई को वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था, वो किस शासक की पुत्री थी? महाराणा कुंभा, राव चूड़ा, राव मोकल या फिर महाराणा सांगा। तो वागीश्वरी किनको कहा जाता था? रमाबाई को। रमाबाई जो थी वो महाराणा कुंभा की पुत्री थी। अब उनको देखो वागीश्वरी क्यों कहा जाता था, इसके पीछे ये वाक धन ईश्वरी, वाक मतलब बोलना, ईश्वरी धन ईश्वर की आवाज़ में जो बोल सके या यूँ कहें जो गा सके। और वो ऐसे जो गा सकती हैं वो कौन है? वो है वीणा दायिनी सरस्वती। तो सरस्वती की तरह शुद्ध बिल्कुल आवाज़ में जो गा सके होती वागीश्वरी, और वो इतनी अच्छी गायिका जो थी वो थी रमाबाई, और वो महाराणा कुंभा की पुत्री थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संगीत की गीत, वाद्य, नृत्य, 3 जो विद्या होती हैं, गीत, वाद्य और नृत्य, तीनों विद्याओं का गूढ़तम महाग्रंथ संगीत राज के रचनाकार कौन थे? तो ये इन तीनों का जो वाद्य ग्रंथों का जो है एक्चुअली गीत, वाद्य और नृत्य तीनों जो है, गीत मतलब गाने आप समझ गए, नृत्य मतलब नाचना, और वाद्य मतलब बजाने के जो यंत्र वगैरह होते हैं, वो उन सब का मिला के जो गूढ़तम महाग्रंथ है संगीतकार, उसके रचनाकार कौन थे? राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर राणा मोकल। तो दोस्तों ये जो ग्रंथ हैं इतना महान संगीत राज, इसके रचनाकार थे राणा कुंभा। कुंभा के जो अन्य ग्रंथ है दोस्तों वो है संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा, एकलिंग महात्म्य एवं चंडी शतक वृत्ति। हम्मीर मद मर्दन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हम्मीर मद मर्दन के रचयिता कौन है? राणा हम्मीर, राणा सांगा, चंद बरदाई या फिर जयसिंह सूरी। तो हम्मीर मद मर्दन जो है दोस्तों उसके रचयिता जयसिंह सूरी थे। अगला प्रश्न, मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1313, 1303, 1392, 1328। तो मेवाड़ का जो पहला शाखा हुआ दोस्तों वो हुआ 1303 में। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था।
इस दौरान रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसे मेवाड़ का पहला और सबसे बड़ा शाका कहा जाता। शाका मतलब जौहर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पद्मिनी जौहर का उल्लेख अग्रलिखित में से किन किन ग्रंथों में मिलता है? क्योंकि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं तो उन सब का किसी न किसी ग्रंथ में वर्णन मिलता है। तो पद्मिनी जौहर का उल्लेख किन किन ग्रंथों में या यूं कहें किन किन रचनाओं में मिलता है? अ पद्मावत, ब तारीख फरिश्ता, स खजाइन उल फुतू, द वंश भास्कर। तो इनमें से किन किन में मिलता है दोस्तों? देखो सारे विकल्प हैं। तो दोस्तों इनमें से अ, ब एवं स यानी कि पद्मावत, तारीख फरिश्ता और खजाइन उल फुतू में इनके बारे में विवरण मिलता है। वंश भास्कर में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता। पद्मावत के रचनाकार कौन थे दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी। तारीख ए फरिश्ता के रचनाकार कौन थे? मोहम्मद कासिम। खजाइन उल फुतू के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो। और वंश भास्कर के रचनाकार, जिसमें ऐसा कोई भी जौहर के बारे में वर्णन नहीं है, उनके जो रचनाकार थे वो थे सूर्यमल्ल मिश्रण। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह फारसी विद्वान कौन था जो चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के पास था? मलिक मोहम्मद जायसी, बर्नी, अमीर खुसरो या सभी? तो वो थे अमीर खुसरो, जो उस समय चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मेवाड़ में स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन था? बप्पा रावल, हमीर, महाराणा सांगा या फिर महाराणा कुंभा? तो स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले मेवाड़ में जिनके द्वारा चलाई गई वो थे बप्पा रावल। CV वैद्य ने बप्पा की तुलना जो है चार्ल्स मार्टल से की, और बप्पा रावल का निधन जो है वो नागदा उदयपुर में हुआ था और वहीं उनकी समाधि है। एक ऐसा प्रश्न है, महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है? तो वो है दोस्तों चावंड बारडोली में महाराणा प्रताप की समाधि है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के शासकों के कुल देवता कौन हैं? गोगा जी, तेजा जी, एकलिंग जी या श्रीनाथ जी? तो जो मेवाड़ के शासक है दोस्तों उनके कुल देवता हैं एकलिंग जी यानी कि शिव जी। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी बाण माता है। एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल द्वारा बनाया गया था, जिनको काल भोज भी कहा जाता है। आस्का क्या होती है दोस्तों? आस्का परंपरा जो है उदयपुर के शासकों द्वारा राजधानी छोड़ने से पूर्व ईश्वर की स्वीकृति लेना, मतलब भगवान के आगे जो राख पड़ी होती थी उसका तिलक कर लेना, और वो ही एक तरीके से आस्का थी, मतलब भगवान की परमिशन लेके, अपने इष्ट देव की परमिशन लेके, अनुमति लेके युद्ध में उतरना ही जो है एक तरीके से आस्का कहलाती थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किस शासक द्वारा किया गया? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, अल्लट या फिर बप्पा रावल? तो दोस्तों वो जवाब है अल्लट। उन्होंने जो है सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस इतिहासकार द्वारा महाराणा कुंभा की जीवनी लिखी गई थी? जोगेंद्र सिंह, महोदय सिंह, हरविलास शारदा या फिर शंकर सिंह प्रज्ञ? तो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने महाराणा कुंभा की जीवनी लिखी? तो दोस्तों वो थे हरविलास शारदा, जिन्होंने महाराणा कुंभा की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न है, आक्रांताओं द्वारा खिजराबाद नाम से किस शहर को जो है नया नाम खिजराबाद दे दिया था? अजमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़? तो वो दोस्तों चित्तौड़गढ़, जहाँ जब मुस्लिम आक्रांताओं ने उसे जीत लिया तो उसका नाम खिजराबाद रखा, चित्तौड़गढ़ से बदल के। अगला प्रश्न दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1436-37 ईस्वी, 1440-41 ईस्वी, 1433-34 ईस्वी या फिर 1500-1516 ईस्वी? तो दोस्तों सारंगपुर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1436-37 ईस्वी में। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य लड़े गए इस युद्ध में विजय महाराणा कुंभा की हुई थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ या यूं कहें कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कौन सी इमारत रोम की टार्जन कृति कहलाई गई? लौह स्तंभ, विजय स्तंभ, ईसर लाठ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वो कहलाएगी विजय स्तंभ, जिसकी तुलना रोम की टार्जन जो कृति है उससे की गई। विजय स्तंभ को रोम की टार्जन ये किसने कहा? ये फर्ग्यूसन ने कहा। विजय स्तंभ के निर्माणकर्ता और सूत्रधार जो थे जैता और उसके 3 बेटे थे। इसके निर्माण पर उस समय के 90 लाख रुपए खर्च हुए। तो सोचो आज के समय के होते तो वो कितने अरबों खरबों रुपए होते। अगला प्रश्न दोस्तों, विजय स्तंभ में कुल कितने खंड या यूं कि कितनी मंजिलें हैं? तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछते हैं विजय स्तंभ जो है कितने मंजिला है? तो दोस्तों कौन सी 5, 7, 9 या 10? तो वो है दोस्तों 9 मंजिला। विजय स्तंभ 30 फीट चौड़ा और 125 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ में 157 सीढ़ियाँ टोटल हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह नाम अंकित किया हुआ है। कीर्ति स्तंभ भारत का एकमात्र ऐसा स्तंभ है जो भीतर और बाहर दोनों की तरफ से विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ का जीर्णोद्धार यानी कि कीर्ति स्तंभ की रिपेयरिंग
किसने करवाई? रायमल, स्वरूप सिंह, बहादुर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कीर्ति स्तंभ के जो रिपेयर करवाने वाले व्यक्ति थे वो थे स्वरूप सिंह। कीर्ति स्तंभ के सबसे ऊपर स्थित छतरी के बिजली गिर जाने से बिजली गिर गई थी, जिससे वो टूट गई थी और फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने उसको रिपेयर करवाया था। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली, संस्कृत, हिंदी, मेवाड़ी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो थी दोस्तों, उसका जो रचना की गई थी वो मेवाड़ी भाषा में की गई थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने की शुरुआत अत्रि भट्ट ने की, किंतु इसे पूर्ण जो है महेश भाट जो है उनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर गार्ज, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर जी.एच. ओझा या फिर उपेंद्र नाथ पांडे। तो दोस्तों पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा कीर्ति स्तंभ को जिन्होंने दी है वो है जी.एच. ओझा। डॉक्टर गार्ड्स ने जो है कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, और डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कीर्ति स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला की संज्ञा दी। उपेंद्र नाथ डे ने विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ अथवा विष्णु ध्वज की संज्ञा दी। तो ये दोस्तों अलग अलग इतिहासकार जिन्होंने अलग अलग संज्ञाएं दी जो विजय स्तंभ या यूं कहें कीर्ति स्तंभ को। तो सारी बातें आपके सामने, वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और इन चीज़ों को थोड़ा ढंग से देखिए, क्योंकि सारी की सारी परिभाषाएं या संज्ञाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किन विभागों का प्रतीक है? राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान हेरिटेज संरक्षण। तो दोस्तों कौन कौन से विभाग है जिनमें कीर्ति स्तंभ का प्रयोग किया गया है? तो है वो दोस्तों अ और ब, बिल्कुल सही, अ और ब, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस ही जो है इसका विजय स्तंभ का प्रयोग अपने लोगों में या यूं के अपने प्रतीक चिन्ह में करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान किस ऐतिहासिक स्मारक पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी करने वाला राज्य हुआ? तो राजस्थान का वो कौन सा ऐतिहासिक स्थल था जिसके ऊपर सबसे पहली राजस्थान में डाक जारी की गई? आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ का किला या फिर लौह स्तंभ? तो दोस्तों वो था विजय स्तंभ जो है। विजय स्तंभ का किला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तरीके से जो मंजिल है और जो किला करती है वो अपने आप में किले से कम नहीं है। तो दोस्तों विजय स्तंभ जो है उसका ये एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है या किला कहें या हवेली कहें जिसका सर्वप्रथम डाक टिकट पर जो है लोगो जारी किया गया था, डाक टिकट पर उसके नाम पे जारी की गई थी। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जो है जारी किया गया था विजय स्तंभ के नाम पे। अगला प्रश्न, जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या ऋषभ स्वामी? तो जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ को मेरु कनक प्रभु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मंडन किसके दरबारी शिल्पी था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मंडन जो थे वो महाराणा कुंभा के दरबार के शिल्पी हुआ करते थे। अगला प्रश्न, किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा हमीर? तो वो शासक जो थे दोस्तों वो थे राणा हमीर, जिनको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन से तात्पर्य होता है कि विकट आक्रमणों में भी शेर की तरह रहने वाला व्यक्तित्व जो होता है उसको क्या बोलते हैं? विषम घाटी पंचानन। और ये कहा गया था राणा हमीर के लिए, क्योंकि वो विकट परिस्थितियों में भी शेर से कम नहीं होते थे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो हमारा हो चुका है समाप्त, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और जुड़े रहना हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।